हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्जाम। मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने स्टडी चैनल यूपी एग्जाम में। और आज हम हैं हमारे जीके क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आर्मी जीडी का एग्जाम हो, या आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। अगर किसी को वीडियो की स्पीड स्लो या तेज लग रही हो तो अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, फटाफट बताइए भाई। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 65 ईयर। इसके पश्चात वो रिटायर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? फटाफट बताइए भाई, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन एक, दो या फिर तीन। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, 65 में या 61 में। तो सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हमने अभी बताया पहले क्वेश्चन में, 65 ईयर्स होता है। और हाई कोर्ट के जो होते हैं, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश करने की अवधि वो होती है 62 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 10 वर्ष? फटाफट बताइए भाई, सबको पता होगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। और 6 वर्ष किसका होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के। ठीक है, बताया हुआ आपको क्लास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? बताइए भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य होता है वह हमारा राज्यपाल का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 6 सप्ताह, 6 माह, 4 माह या 7 सप्ताह? बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम समय का अंतराल होता है वो होता है हमारा 6 माह का, 6 मंथ का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। जैन धर्म के प्रथम प्रथम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। तो प्रथम कौन थे भाई? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋषभ देव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन है पाली, मागधी, प्राकृत या संस्कृत। पाली, मागधी, प्राकृत या संस्कृत। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्राकृत। और अगर बात की जाए कि भगवान बुद्ध के, तो वो किस भाषा में है? वो पाली में है। ठीक है, इनके पाली में है और इनके प्राकृत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जमाली, त्रिशला, अणुजमा या यशोदा। आप सबको मैंने क्लास में बताया हुआ है जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी। तो आप बताइए फटाफट क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जमाली, जो कि कौन था? इनका दामाद था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। जजिया कर ब्राह्मणों पर पहली बार किसने लगाया था?
मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? फटाफट बताइए भाई क्या है। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? वो था हमारा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1895 या 1900 या 1947? फटाफट बताइए भाई क्या होगा। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोरिंग मार्क्स डाल के आइए, कितने आपके आ रहे हैं। आउट ऑफ 30 20 आ रहे हैं, 20/30 या 15/30, या धुरंधर है भाई तो 30/30 आ रहा है, ठीक है, तो बता के जाए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1895 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, यानी 7, 6, 5, 4? फटाफट बताइए भाई क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 7 जो कमान है वो हमारी कार्यरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, दीमापुर, गंगटोक या गुवाहाटी? ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा, आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो पता होगा आपको। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर या उधमपुर? फटाफट बताइए, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उधमपुर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, पूर्वी हम देख चुके हैं, उत्तरी देख चुके हैं, पश्चिमी कहाँ है? चंडीगढ़, जयपुर, अंबाला या पटियाला? क्या होगा भाई? सॉरी, पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ होगा? फटाफट बताइए भाई। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। जो भी लोग हमारी एकेडमी पर आकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आर्मी, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस की, तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी द इंडियन डिफेंस एकेडमी लखनऊ के नाम से है, गूगल पे आपको मिल जाएगा द इंडियन डिफेंस एकेडमी। आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट आपका फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें आपको नाश्ता, रहना, खाना सब कुछ दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, पूर्वी देख चुके हैं, उत्तरी देख चुके हैं, पश्चिमी देख चुके हैं, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ होगा भाई? फटाफट बताइए। भारतीय सेना का तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पुणे। मुंबई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पुणे होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी और पश्चिमी आप सबको पता है, मैप आप देखते हो, तुम्हारा ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो दक्षिणी यानी साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट कमान कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? बताइए भाई फटाफट। ऑप्शन हमारा बी, जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? हैदराबाद, आगरा, मथुरा या शिमला? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शिमला। फटाफट करते रहिए, आप लोग स्पीड को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? बताइए भाई फटाफट बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। आर के धवन, अरूप रहा, विपिन रावत, दलवीर सिंह सुहाग? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, और क्योंकि ये काफी पहले मैंने इसको बनाया था, लेकिन अभी इसका करेक्ट आंसर कुछ और है। उस टाइम पे विपिन रावत सर थे, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है हमारे लोगों के बीच में। तो आप लोग आंसर में बताएं कमेंट करके उनका नाम कि कौन है भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, बटालियन, सेक्शन, प्लाटून या कंपनी। क्या होगा फटाफट बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बटालियन, सेक्शन, प्लाटून या कंपनी। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हम उसे सेक्शन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है। निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है, कांच, जल, सीसा या तांबा। अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है, फटाफट बताइए भाई, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिकतम होती है, बताइए। ये हो जाएगा हमारा जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिकतम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी। बताइए भाई, फटाफट बताइए। इस पे बेस्ड एक मूवी भी है, थोड़ा सा उसमें क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताया गया है। मूवी का नाम है, नाम मुझे देखिए, नम्बी, नम्बी इफेक्ट्स जो है, उस मूवी में इसके बारे में बताया गया है। क्रायोजेनिक इफेक्ट क्या है, क्रिस्टलों में वृद्धि, उच्च तापमान या निम्न तापमान। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, निम्न तापमान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको मैं पहले भी करवा चुका हूं। बताइए, वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा, रूपांतरण किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा जनित्र, मोटर, ऊष्मा इंजन या डायनमो। क्या होगा फटाफट बताइए भाई। जाहिर सी बात है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा इंजन कहेंगे। आंसर हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पूर्ण पूर्ण कृष्णिका, पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक होता है। पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक होता है अनंत, शून्य, एक या -1। पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक होता है अनंत, शून्य, एक या -1। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। पूर्ण कृष्णिका का जो परावर्तन गुणांक होता है वो होता है कितना, 0 यानी कि 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऑप्शन बी सही है हमारा। निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है, शर्करा यानी कि शुगर, सबसे मीठी। डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, डी फ्रक्टोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, हाल ही में काफी चर्चा में था, बताए भाई फटाफट कमेंट करके, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मान बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य, प्रशिक्षण, खेल या उपयुक्त सभी से। क्या होगा, मान बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे, साहित्य, प्रशिक्षण, खेल या उपयुक्त सभी से। मान बुकर जो है वो हमारा संबंधित है साहित्य से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है, लक्षद्वीप की राजधानी यानी क्या है, बात करें दमन, पोर्ट ब्लेयर, सिल्वासा, क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड का टाइम है, फटाफट बताइए सोचकर। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कावारत्ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर, युआन, येन या रूबल। फटाफट बताइए भाई क्या होगा।
जापान की मुद्रा का नाम क्या होगा? डॉलर, युआन, येन या रूबल? सबको पता होगा ये करेक्ट आंसर क्या होगा? येन। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लोग एकेडमी आकर के ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारी एकेडमी पर आकर तैयारी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एकेडमी का नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर मैं भी लिख दे रहा हूं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।